नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेत आपको बताकर कर देते हैं। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी आपको दिखाते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर 12,810 के लेवल्स पर हल्की सी खरीदारी के साथ यहां पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। हांगकांग के बाजार भी 50 अंकों की बढ़त दिखा रहे हैं। हालांकि डाउ फ्यूचर्स में करीब 200 अंकों की बिकवाली का दबाव यहां पर आप देखेंगे। निक्केई में भी 100 अंकों से ज्यादा की कमजोरी दिख चुकी है। और अगर बीती रात अमेरिकी बाजार की बात करें तो 2 दिनों की गिरावट देखने के बाद अमेरिकी बाजार में अच्छी तेजी संभलते हुए दिखे। डाउ में 45 अंकों की बढ़त, वहीं अगर नैस्डैक की बात करें 100 अंकों की तेजी के साथ यहां पर ट्रेड हमने देखा है। लेकिन इन सब के विपरीत कोरोना का कहर जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। चलिए कोरोना के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, कितनी ज्यादा गंभीर स्थिति हुई है और साथ ही विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं, विस्तार से जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। थोड़ी देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ होंगे, उनसे आज के लिए पहली रणनीति भी समझेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। अगर आप बाजारों का हाल देखें तो जरूर आपको ग्लोबल बाजारों में सुस्ती दिख रही है। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी थोड़ी तेजी दिखा रहा है, पर डाउ फ्यूचर्स पर नजर रखें, यहाँ पर 200 अंकों की गिरावट है और ज्यादातर एशिया के बाजारों में आप सुस्ती ही देख रहे हैं। जो कोरोना के मामलों में उछाल आया है दुनिया भर में, उससे ऑफकोर्स मूड पर थोड़ा असर पड़ते हुए दिख रहा है। अगर वैसे आप देखें कल शाम अमेरिकी बाजारों का एक्शन, तो हाँ 2 दिनों की गिरावट पर ब्रेक जरूर लगा है और स्पेशली जो टेक्नोलॉजी शेयर्स में खरीदारी आई है उससे अमेरिकी बाजार उछले हैं। हमने देखा कि नैस्डैक 0.9% ऊपर था और सभी दिग्गज आईटी शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली। डाउ भी 44 अंकों की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ, पर दिन के निचले स्तरों से 250 अंकों की रिकवरी आई और दिन की ऊंचाई के करीब ही डाउ बंद हुआ, तो वो एक अच्छी बात है। पर आज सुबह लगभग वो सारी गेन्स डाउ फ्यूचर्स गिव अप करते हुए दिखा रहा है आपको। स्टिमुलस प्लान पर वापस चर्चा शुरू होने के संकेत आ रहे हैं इस समय, तो ये एक अच्छी खबर है जहां से बाजार को सहारा मिल सकता है। पर अब देखना पड़ेगा कि इससे कितना डेवलपमेंट होता है मार्केट्स में। इसके अलावा जो साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे कल आए वो अनुमान से ज्यादा रहे, तो उसका थोड़ा दबाव बाजार के मूड पर जरूर पड़ते हुए दिखा। यूरोप के बाजारों में भी देखें तो आधे से 1% की गिरावट ही रही। कच्चे तेल पर भी दबाव था, 11 हफ्तों की ऊंचाई से फिसला है। वहीं अगर आप देखें तो स्टिमुलस की खबर से डॉलर पर दबाव आया है, पर सोने में हमने थोड़ी सी खरीदारी आती हुई देखी है। बिल्कुल दीपांशु, साथ ही देश और दुनिया में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। कितनी स्थिति गंभीर है? कोरोना की अगर आप बात करें तो जरूर यूएस में हमने देखा है कि एक दिन के रिकॉर्ड 1960 लगभग 2000 लोगों की मौत हुई है, जो अब तक का एक दिन का रिकॉर्ड है यूएस का। वहीं अब तक यूएस में हम देख रहे हैं कि कल भी 1,80,000 नए मामले सामने आए हैं। अब तक लगभग 1,20,00,000 लोग संक्रमित हैं। वहीं 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और दिन के जो पिछले 7 दिनों की डेली एवरेज है वो अब 1.6 लाख पर है, यानी कि पिछले हफ्ते जो 1.5 लाख था अब वो 1.6 लाख डेली एवरेज हो गई यूएस में कोरोना मामलों की। इसकी वजह से लॉकडाउन का डर फिर से यूएस में आते हुए दिख रहा है। कैलिफोर्निया जो सबसे बड़ा राज्य है वहाँ का, अब वहाँ पर कुछ नए रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। एक नाइट कर्फ्यू होगा और स्टे एट होम ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। वहीं कुछ और राज्यों में कुछ आंशिक प्रतिबंध आने की संभावना है और अनलॉक की प्रक्रिया को भी रोक दिया गया है। हालांकि आने वाले प्रेसिडेंट जो बाइडेन का अभी बयान आया है कि कोई नेशनल लॉकडाउन के बारे में वो सोच नहीं रहे हैं, पर फिर भी ये कुछ राज्यों में जो डेवलपमेंट जो है उससे चिंता बढ़ रही है। यूएस में ही नहीं, अगर आप भारत में भी देखें तो हमने देखा है कि वैसे तो भारत के जो नए मामले हैं वो नियंत्रण में ही हैं। कल लगभग 45,000 नए मामले सामने आए, लगभग 600 लोगों की मौत हुई है और जो एक्टिव मामले हैं वो भी 4.5 लाख के करीब हैं। तो कहीं ना कहीं भारत में सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, पर कुछ जगहों पर काफ़ी तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं, जैसे कि दिल्ली के मामले हैं जिसके बारे में हम रोज़ हाईलाइट भी करते हैं। और साथ ही दिल्ली में कल एक मीटिंग भी हुई थी ऑल पार्टीज़ की और 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया गया अगर आप मास्क के बिना पाए गए। अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया गया है कोरोना के मामले रोकने के लिए। तो कुछ जगहों में भारत में चिंता आ रही है। वैसे ऑन अ नेशनल बेसिस मामले कंट्रोल में हैं। इसके अलावा इलाज को लेकर भी कुछ खबरें हैं। रेमडेसिविर के इमरजेंसी यूज पर डब्ल्यूएचओ ने डॉक्टर्स को सलाह दी है कि आप इस दवाई का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये इलाज में प्रभावी नहीं पाई गई है। वहीं यूएस एफडीए ने इस दवाई के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है। तो देखना पड़ेगा कि अब डॉक्टर्स किसकी सलाह ज्यादा मांगते हैं, डब्ल्यूएचओ की या फिर यूएस एफडीए की। और वैक्सीन को लेकर कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। फाइजर आज इमरजेंसी यूज के लिए अर्जी डाल सकता है, तो ये एक अच्छी खबर है। मॉडर्ना भी आने वाले कुछ दिनों में अर्जी डालेगी और सही यहीं यूरोपियन यूनियन का बयान आया है कि साल के अंत तक वो वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे सकते हैं।
बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वैक्सीन से जुड़ी खबरें आ रही हैं, पॉजिटिव खबरें भी आ रही हैं और उम्मीद भी है कि जल्द से जल्द कोई सोल्यूशन हमारे सामने होगा, लेकिन कोरोना के आंकड़े जो हैं वो फिलहाल परेशानी करने वाले हैं। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया वो एक बार जान लीजिए। कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से 1181 करोड़ की खरीदारी हुई है। वायदा बाजार में एफआईएस ने 9 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 2855 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आए हैं। तो क्लियरली एफआईएस कैश मार्केट में बड़ी खरीदारी कर रहे हैं। वायदा बाजार में 9 करोड़ की खरीदारी और डीआईएस की कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े हैं। अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। कोरोना की स्थिति के बीच विदेशी बाजार मिला जुला ट्रेंड दिखा रहे हैं। इन सब संकेतों को कैसे समझा जाए? भारतीय बाजार के लिए आज रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सेशन है और जिस तरह से कोरोना के मामले दुनिया भर में है उसको लेकर चिंताएं तो बढ़ रही है और हमारे यहाँ भी थोड़े छोटे मोटे एक्शन होते हुए दिख रहे हैं। अब चाहे वो दिल्ली में हो, अहमदाबाद में हो, तो और एक और बात ये भी कि थोड़ा बहुत बाजारों का रिएक्शन भी आता हुआ दिख रहा है। अब जहाँ तक ग्लोबल मार्केट का सवाल है, जहाँ एक और अमेरिका में 2 दिनों की कमजोरी के बाद रिकवरी दिखी है, ट्रेंड तेजी का है, तो ऐसे में हर गिरावट के बाद थोड़ी कोशिश करते हैं बाजार ऊपर आने की। अब एक और चिंता कोरोना की, दूसरी तरफ उम्मीद राहत पैकेज आने की है, लेकिन दिक्कत ये कि राहत पैकेज अब जल्द आने वाला है नहीं। जब तक कि पूरी तरह से ट्रम्प साहब के जाने के बाद बाइडेन साहब अपना कमान नहीं संभालते तब तक की मुश्किल है। तो मुझे लगता है अभी उसमें थोड़ा वक्त है। तो उस लिहाज से और कोरोना के ये बढ़ते हुए मामले, 2.25 लाख केसेस रोज आना, ये अपने आप में कम बात नहीं है। तो ऊपरी स्तरों पर आपको बाजार में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा दबाव आता हुआ दिखेगा। एक अच्छी तेजी बनने के बाद, एक लाइफ टाइम हाई पर आने के बाद आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल नहीं है। सिर्फ आपके पास पैसा इसलिए लगाना चाहते हैं, वो तेजी है, तो उस लिहाज से आपके लिए गिरावट लिमिटेड हो सकती है, लेकिन बढ़ने के लिए भी थोड़ी सी जगह कम है। और मुझे लगता है कि अगला बड़ा मूव बनाने के पहले बाजार थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं, थोड़ा वक्त इन लेवल्स के आसपास बिता सकते हैं और फिर देखेंगे कि क्या करना है। तो मेरे हिसाब से मिला जुला ट्रेड रहेगा। ऊपरी स्तरों पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखेगी और थोड़ी सी निचले स्तरों के आसपास खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग भी। तो उसी लिहाज से आपको अपनी पोजिशनिंग करनी चाहिए। देखिए, अब एक चीज बहुत साफ है कि 12,875, 12,925 ये वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। फ्रेश और बड़ी तेजी अब बाजार में तब बनेगी जब आप 13,000 को पार करके टिके। अदरवाइज 12,900 से 13,000 की रेंज में लगातार आपको प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ी बिकवाली आती हुई दिखेगी। जहां तक नीचे का सवाल है, अब जो रेंज सपोर्ट दिख रहा है मजबूत, वो 12,575, 12,625 की रेंज में दिख रहा है। इस रेंज पर आने पर खरीदारी होती हुई दिखेगी। हो सकता है आप एक बार 12,700, 12,725 के आसपास सपोर्ट लेते हुए देखें और आसानी से उस लेवल को भी न तोड़ें। लेकिन अगर उसके नीचे गए तो 12,575, 12,625 एक बेहद मजबूत सपोर्ट है जहां पर बाजार अपना करेक्शन पूरा करने की कोशिश करेगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, नेचुरली बैंक निफ्टी में वॉलिटिलिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी और अगर कमजोरी आई तो लीडरशिप भी बैंक निफ्टी से ही कमजोरी की आने वाली है। निचले स्तरों पर एक तुरंत छोटा सा सपोर्ट 28,450, 28,600 की रेंज में बैंक निफ्टी पर निकल कर आता है। उसके नीचे फिर से तो थोड़ा रिस्क 500 पॉइंट की और बढ़ जाती है। ऊपरी स्तरों पर 29,175, 29,275 वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ी बिकवाली आती भी दिखेगी। जी मान। बिल्कुल बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और ट्रेडिंग लेवल्स हमें बताने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर विस्तार से आपको ट्रेडिंग रेंज भी बता दी गई है। ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग आने की यहाँ पर गुंजाइश आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और निफ्टी की अगर बात करें 12,575 से 12,625 के सपोर्ट जोन ध्यान में रखेगा और 12,875 से 12,925 की रेंज, इस दायरे को समझकर चले। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। 13,000 के ऊपर नई तेजी बनती हुई दिख सकती है, लेकिन फिलहाल 12,575 से 12,625 को सपोर्ट जोन्स के तौर पर आप मानकर चलें। बैंक निफ्टी गिरावट अगर आई तो हावी यहां से भी होती हुई दिख सकती है और इनफैक्ट सबसे ज्यादा हावी गिरावट बैंक निफ्टी की तरफ से होती हुई दिख सकती है। 28,450 से 28,600 के दायरे को सपोर्ट रेंज मानकर चले। 29,175 से 29,275 की रेंज है, इसे आप ऊपरी रेंज के तौर पर बैंक निफ्टी के लिए आज मानकर चल सकते हैं। सकारात्मक ट्रेड यहां पर देखने की गुंजाइश जरूर है, लेकिन क्योंकि कॉशियस ट्रेंड है, बाजार को समझते रहें। हर ट्रेडिंग
रेंज, हर लेवल जो हम आपको बता रहे हैं उसे गौर से ध्यान में रखें, उसे नोट डाउन कीजिए। ये राय आपके लिए। आगे बढ़ते और जान लेते हैं कि खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिल सकता है। खबरों वाले शेयर्स लेकर हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत ट्रिगर्स के साथ कर लेते हैं। ग्लैंड फार्मा की आज लिस्टिंग होगी। इसका जो इश्यू प्राइस है वो 1500 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है और आईपीओ को जो सब्सक्रिप्शन मिला था, आईपीओ का जो प्रदर्शन था वो 2 गुना करीब सब्सक्राइब हुआ था। तो आज इसकी लिस्टिंग पर नजर रहेगी। आईआईएफएल सिक्योरिटीज की बोर्ड बैठक भी होगी जिसमें कि बायबैक को लेकर कुछ फैसला आ सकता है। असाही सोंगवॉन की भी बायबैक की रिकॉर्ड डेट है आज। 330 रुपए प्रति शेयर पर बायबैक करेगी कंपनी, ये एक अपडेट है। और इसके अलावा कोल इंडिया पर भी नजर रखिए। कंपनी ने 750 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की थी जिसकी की आज रिकॉर्ड डेट है। तो ये तो बात हुई ट्रिगर्स की। खबरें भी ढेर सारी और अहम खबरें हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। इसमें वोडा आइडिया, भारतीय इंफ्राटेल और भारतीय एयरटेल पर नजर रखिए क्योंकि भारतीय इंफ्राटेल और इंडस टावर के जो विलय की प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है, जिसके तहत वोडाफोन आइडिया को करीब 3760 करोड़ रुपए मिले हैं और जो हिस्सेदारी है वो 11% हिस्सेदारी बेचने के बाद ये रकम वोडा आइडिया को मिली है। उसके अलावा बिमल दयाल को नई कंपनी का सीईओ भी नियुक्त किया गया है। भारतीय एयरटेल की अगर बात करें तो जो विलय के बाद जो कंबाइंड एंटिटी है उसमें हिस्सेदारी 53.51% से घटकर 36.73% होगी। तो ये जो खबर आ रही है इन तमाम स्टॉक्स पर आज आप नजर रखिए। फार्मा स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, जायडस कैडिला। डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 के लिए गिलेड को रेमडेसिविर का उपयोग ना करने की सलाह दी है। ये अपडेट आपको कुछ देर पहले दीपांशु ने दिया था। यूएस एफडीए ने हाल ही में इस दवा को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी भी दी थी। इसका जो असर है इन तीनों ही कंपनियों पर देखने को आज मिल सकता है। एलएनटी, जेएमआर और वेल्सपन ग्रुप भी आज फोकस में रहेंगे। इन तीनों ही कंपनियों को ट्रेनों के प्राइवेट पार्टिसिपेशन के आरएफपी स्टेज में भाग लेने योग्य पाया गया है, यानी कि ये तीनों ही कंपनियां 12 क्लस्टर के लिए करीब 151 ट्रेनों के लिए आवेदन प्रस्ताव दे सकती हैं। तो पॉजिटिव खबर है, इन तीनों कंपनियों पर नजर रखिए। वेल्सपन एंटरप्राइजेस, कुछ न्यूज़पेपर के रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि रोड प्रोजेक्ट एसेट में निवेश के लिए कैनेडियन पेंशन फंड के साथ बातचीत हो रही है। कंपनी के पास फिलहाल 1200 करोड़ के कुल 9 रोड प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि ये निवेश हो सकता है। एनएमडीसी भी आज फोकस में रहेगा। आयरन ओर की सप्लाई में कमी के चलते एक्सपोर्ट्स पर रोक लगाने पर सरकार विचार कर सकती है, जिसका कि असर स्टॉक पे देखने की उम्मीद है। एम्फेसिस ने यूके की एक कंपनी का अधिग्रहण किया है और ये जो अधिग्रहण है ये 130 करोड़ में किया है। इसके अलावा कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी बदलाव हुए हैं। आरती इंडस्ट्रीज की बात करें तो एचडीएफसी एएमसी ने जो हिस्सेदारी है वो करीब 7.08% से घटाकर 5.08% कर दी है। टाटा केमिकल्स में एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 5.03% से बढ़ाकर 7.09% की है। और ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज में 19 नवंबर 2020 के नए शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी ने एक्सचेंजेस में रिपोर्ट किए हैं, जिसके तहत राकेश झुनझुनवाला और रेखा झुनझुनवाला ने जो अपनी हिस्सेदारी है वो 6.2% से घटाकर 5.65% कर दी है। और इंडिया निवेश फंड ने भी हिस्सेदारी अपनी घटाई है। इसके अलावा जेम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने 8.73% नई हिस्सेदारी खरीदी है। ये एक अपडेट आ रहा है ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज की तरफ से। कल ही कंपनी ने अपने नए शेयर होल्डिंग पैटर्न एक्सचेंजेस में रिपोर्ट भी किया, उसके तहत ये सारी जानकारी दी गई। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है। आइए उसे देख लेते हैं। तो लुपिन है जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि 900 की कॉल ली जा सकती है नवंबर की 17.75 पे। स्टॉप लॉस रखें 13 रुपए का और इसका टारगेट रखें 30 रुपए। उसी तरह से बजाज फिनसर्व 7,800 की पुट ली जा सकती है, यानी कि ऐसा अंदाजा कि ये स्टॉक गिर सकता है। तो 7,800 की पुट आप 228 पे लें, स्टॉप लॉस रखें 160 रुपए का और टारगेट रहेगा 400 रुपए का। तो हर रोज शाम 7:30 बजे हमारी खास पेशकश बाजार आज और कल में हम एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा से ऑप्शन की दमदार रणनीति लेते हैं। बाजार का पूरे दिन का हाल, क्या क्या कुछ एक्शन रहा जिस पर आपको फोकस रखना चाहिए, सब कुछ बताते हैं। तो कमाना है मुनाफा तो 7:30 बजे हमारी ये खास पेशकश देखना बिल्कुल ना भूलें। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब देख लीजिए। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से वोकहार्ट फार्मा पर
यहाँ पर खरीदारी की कॉल आई है। 350 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 317 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। स्ट्राइड्स फार्मा, आनंद राठी सिक्योरिटीज मानता है कि खरीदारी की जा सकती है। 740 के लक्ष्य को मानकर चलें, 680 का यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। साथ ही विनती ऑर्गेनिक्स पर भी खरीदारी की राय है। यहाँ पर 1210 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 1150 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। तो 3 कॉल्स है, तीनों ही खरीदारी की है। इसके अलावा बाजार पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये जानने के लिए manisjaiswal.com के मानस जायसवाल से हमने बातचीत की। उनकी 2 कॉल्स हैं, दोनों खरीदारी की है। आपको बता देते हैं मैकडॉवेल्स पर ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। मानस का मानना है 595 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 559 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा, खरीदारी की जा सकती है। वहीं एमआरएफ पर भी खरीदारी की राय, 79,200 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 75,500 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। अच्छे लेवल्स देखने को मिल रहे, पिछले कुछ दिनों से एमआरएफ में तेजी है, तेजी और ज्यादा बढ़ती दिख सकती है। कमोडिटी बाजार पर आज की क्या रणनीति होनी चाहिए, जानने के लिए हमने बात की एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती से। उन्होंने बेस मेटल्स पर अपनी राय दी है। उतार चढ़ाव के बीच बेस मेटल्स में हम ट्रेड देख रहे हैं। निकल और कॉपर दोनों पर ही खबरों के दम पर यहाँ पर एक्शन हमने देखा है, जिसके चलते खरीदारी की राय है। निकल में आप खरीदारी कीजिएगा। 1186 1186 का स्टॉप लॉस लगाएं, 1194 के टारगेट्स को ध्यान में रखने हैं। 1189 के लेवल्स पर अगर आपको मिल जाए तो फिर खरीदारी करने की राय निकल पर। कॉपर में हम काफी एक्शन देखते हैं, कॉपर में भी खरीदारी की राय है। वंदना का मानना है 550 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, खरीदारी की जा सकती है 540 के स्टॉप लॉस के साथ। 543 के लेवल्स का इंतजार करें, ये लेवल्स जैसे आप देखते हैं यहाँ पर एक बार कॉपर में खरीदारी का रुख बनाया जा सकता है। और अब वक्त है FIR का, यानी कि FIR इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर CLSA की रिपोर्ट आती हुई दिखी है। आउट परफॉर्म की रेटिंग ये दे रहे हैं, लक्ष्य जो है बढ़ा दिए हैं। कल की क्लोजिंग 985 की रही। आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ लक्ष्य 800 से बढ़ाकर इन्होंने 1050 के कर दिए हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि अनुमान से बेहतर रिकवरी कंपनी के कारोबार में देखने को मिल रहा है। 93% की कलेक्शन एफिशिएंसी 2021 के बाद आते हुए दिख सकती है, काफी सकारात्मक है। प्री कोविड लेवल्स पर कामकाज जल्दी देखने की उम्मीद है। और साथ ही FY 22-23 AUM ग्रोथ की अगर बात करें सालाना आधार पर 10% की यहाँ पर अनुमान लगाकर चल रहे हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस CLSA की रेटिंग आउट परफॉर्म की लक्ष्य 800 से बढ़ाकर 1050 के कर दिए हैं।